नमस्कार दोस्तों, एडिटोरियल डिस्कशन में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। डेट आज की 25 जून 2026 और आज हमारे पास में टोटल 3 आर्टिकल्स हैं। एक आर्टिकल रहेगा फायर सेफ्टी से रिलेटेड। लखनऊ कोचिंग का इंसिडेंट आपने देखा होगा, किस तरीके से वहां पर कई बच्चे जो कि कोचिंग लेने के लिए गए थे वो फंसे रह गए और उनकी जान चली गई। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है ये डिजास्टर मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा इंडिया में जो फर्टिलिटी रेट है वो एक एसिमेट्री शो कर रही है, जहां पर हिंदी बेल्ट में तो फर्टिलिटी रेट ज्यादा दिख रही है और हमारे जो सदर्न स्टेट्स है वहां पर फर्टिलिटी रेट लगातार डिक्लाइन कर रही है। तो इसको कैसे हम मैनेज करें, किस तरीके से एजिंग पॉपुलेशन को हम सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, समझेंगे डिटेल में। और एक आर्टिकल आज हमारा रहने वाला है कि यूएसए की तरफ से जो इंडो पैसिफिक कमांड की बात बार बार की जाती है उसको अब की बार केवल पैकॉम दैट मींस पैसिफिक कमांड के नाम से ही एड्रेस किया गया है। तो ऐसे में इसके क्या मायने हैं हमारे लिए वो समझेंगे। तो 3 आर्टिकल्स हैं, तीनों को डिस्कस करेंगे। साथ में आपको पीडीएफ की रिक्वायरमेंट रहती है तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आज फिर से सुमित सर का मैसेज आया था कि मुझे ही करना है, तो इस वजह से मैं ये डिस्कशन कर रहा हूं। आपके कमेंट्स में देखता हूं, सर भी देखते हैं। जैसे अवेलेबल होंगे सर रिज्यूम कर लेंगे, प्रोबेबली कल से कर ही लेंगे। ठीक है, चलो। फर्स्ट आर्टिकल है द फायर सेफ्टी क्राइसिस इज हाइडिंग इन प्लेन साइट। जीएस पेपर 3 में डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के टॉपिक के साथ इसे आप कनेक्ट कर सकते हो। आदर्श कपूर जी के द्वारा लिखा हुआ यह आर्टिकल है। देखो, हमारे यहां पर क्या होता है कि जो लार्जर सिटीज हैं उन सिटीज में तो फायर सेफ्टी को लेकर के हमारी कॉमर्शियल बिल्डिंग्स जो होती है ना, जहां पर हमारी दुकान मॉल ये खुलते हैं, वहां पर फायर सेफ्टी से रिलेटेड नॉर्म्स भी होते हैं, ड्रिल्स भी कराए जाते हैं। वहां पर फायर सेफ्टी के लिए हम फायर एक्सटिंग्विशर अग्निशमन यंत्र भी लगाते हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम भी लगा रहता है, फव्वारा सिस्टम भी, कि आग लगे तो जल्दी से आग को बुझाया जा सके। और साथ में स्पेस भी होता है कि एक बार आग लग जाए तो कोई जाकर के साइड में अपनी जान बचा सके। लेकिन जब हम थोड़ी टीयर सेकंड और थर्ड टीयर की जो सिटीज हैं, जो इमर्जिंग अर्बन एरियाज हैं, जो कि बहुत ज्यादा पोटेंशियल शो कर रहे हैं, जहां पर रियल स्टेट के या फिर प्रॉपर्टीज के भाव बहुत बढ़ रहे हैं, जहां पर इंडस्ट्रीज बहुत लग रही हैं और साथ ही साथ पॉपुलेशन का जो इन माइग्रेशन है गांवों से शहरों की तरफ वो भी अच्छा खासा दिखाई पड़ रहा है। वहां पर क्या हो रहा है कि अनप्लान्ड मैनर में हम आगे बढ़ रहे हैं, जिसके चलते फायर सेफ्टी नॉर्म्स को हम कहीं ना कहीं एक हाशिए पे डाल देते हैं, मार्जिनलाइज कर देते हैं। और उसी का खामियाजा हमें लखनऊ के इंसिडेंट के तौर पे देखने को मिला। इंटरेस्टिंग बात क्या होती है, क्या ये इकलौता ऐसा इंसिडेंट है? नहीं, कोचिंग सेंटर्स के लेकर के तो बहुत सारे मुद्दे हाईलाइट होते हैं। कभी आपने देखा होगा कि बेसमेंट में फ्लड्स का पानी भर जाता है। ठीक है, दिल्ली मुखर्जी ये क्या नाम ओआरएन वाले एरिया में हुआ था इंसिडेंट। फिर उसके बाद में फायर सेफ्टी को लेकर के ये लेटेस्ट लखनऊ का, इसके पहले सूरत में भी एक कोचिंग सेंटर में ऐसा ही हुआ था। तो सवाल ये आता है कि ये ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे हमें पूरा डिटेल में समझना होगा इस पूरे आर्टिकल को। देखो, बात क्या आती है कि जब हम कोई इंसिडेंट इस तरीके का होता है जहां पर कोई फैटेलिटी हो, किसी की डेथ हो गई हो, तब तो देखो प्रशासन की अटेंशन उसे मिल जाती है कि यार वाकई में ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे आसपास में पनप रही है। लेकिन जब कोई इंसिडेंट हो गया और वहां पर कोई डेथ नहीं हुई तो उस पर कोई ध्यान ही नहीं देता। अगेन वही बात कि पीस टाइम में जनरली जिन चीजों पे काम करना चाहिए उन चीजों को हम इग्नोर करके चलते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि कोई बड़ा इंसिडेंट होता है और उसमें कई निर्दोषों की जान चली जाती है, तब अटेंशन पे होता है। तो कोर फेलियर क्या हो रहा है कि एक तो जो हमारी जो बिल्डिंगें हैं उनके अंदर कितना क्राउड या फिर उनको कॉमर्शियल पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है, तो जो नॉर्म्स है गाइडलाइंस है क्या हम प्रॉपरली उनको फॉलो कर रहे हैं, या फिर ये कि जी कॉर्नर का प्लाट है उसमें नीचे तो दुकानें निकाल लेंगे, ऊपर रहने के घर बना लेंगे, या फिर रहने के लिए रेजिडेंशियल बिल्डिंग ही था लेकिन उसको एक काम के लिए चलो किराए पे चढ़ा देते हैं, कुछ पैसा कमा लेंगे, तो कॉमर्शियल पर्पस में आपने डाइवर्ट कर दिया। तो ये अपने आप में कंप्लीट वायलेशन है। बिल्डिंग की जो कैपेसिटी है क्राउड को हैंडल करने की, उससे ज्यादा आपने वहां पर रश इकट्ठा कर दिया। एक तो यहां फेलियर हो रहा है। दूसरा, अर्बन एरियाज लगातार कंजेस्टेड होते चले जा रहे हैं क्योंकि जॉब के चक्कर में
रूरल टू अर्बन माइग्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जॉब ही नहीं, एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज, उनके लिए भी लोग गांवों को छोड़ के शहरों में आके बस रहे हैं। और तीसरा, एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच की कहीं ना कहीं कमी है। जो गाइडलाइंस हैं, जैसे हमारे बिल्डिंग कोड्स हैं, उनकी इंप्लीमेंटेशन की जब बात आती है तो एक इंटरेस्टिंग चीज क्या आती है कि फायर सेफ्टी नॉर्म्स में जो नेशनल बिल्डिंग कोड है उसमें प्रोविजन दिया हुआ है, लेकिन उसकी इंप्लीमेंटेशन तब होती है जब स्टेट लेवल पे उससे संबंधित कोई बाइंडिंग गाइडलाइन बना दी जाए। सिंपल, कि नेशनल बिल्डिंग कोड जो है वो तो कहता है कि ये एक तरीके की एडवाइजरी है, ये आपको रिकमेंडेशन दी जा रही है, बाइंडिंग नहीं है। और बाइंडिंग तब बनती है जब स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से या स्टेट लेजिस्लेशन की तरफ से कोई काम किया गया हो, लेकिन ऐसा हमारे यहां पर नहीं दिखता, जिसका नतीजा सेकंड और थर्ड ईयर की सिटीज में इस तरीके के इंसिडेंट्स रिपीटेडली होते हुए दिखते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा क्या पैटर्न है। अब सबसे पहला मुद्दा है एक्सीडिंग कैरिंग कैपेसिटी का, जो हमने बात की। लखनऊ की ये जो बिल्डिंग थी जहां आग लगी, ये रेजिडेंशियल थी, लेकिन इसमें कॉमर्शियल एक्टिविटीज हो रही थी। अब यहां इशू क्या आता है कि हमारे यहां पर डेवलपमेंट जो हो रहा है वो मिक्स्ड यूज के हिसाब से होता है। मतलब प्लॉट ले लिया, चलो ठीक है, नीचे दुकान खोल लेते हैं, ऊपर रहने की व्यवस्था कर देते हैं, चलो ठीक है, ऊपर भी रहने की व्यवस्था है तो कोचिंग तो चलाई जा सकती है। तो ऐसे में हम पुश कर देते हैं हमारी प्रॉपर्टी को मिक्स्ड यूज के लिए। लेकिन अप्रूवल किसका था? रेजिडेंशियल का। रेजिडेंशियल का है तो आप वहां पर सेफ्टी नॉर्म्स को घर के हिसाब से लगाओगे, जबकि कॉमर्शियल बिल्डिंग कोई होती है तो वहां पर फायर सेफ्टी रेगुलेशंस को आपको प्रॉपर्ली फॉलो करना पड़ता है। स्प्रिंकलर सिस्टम, फायर एक्सटिंग्विशर, ड्रिल्स आपको करानी पड़ती है, वो सारी चीजें करनी पड़ती है। लेकिन रेजिडेंशियल को कॉमर्शियल में कर दिया तो ये सारी चीजों में कंप्लायंस आता है लगभग लगभग जीरो, मतलब सारी चीजें आपने कर दी बाईपास। कुल मिलाकर के प्रॉब्लम मिक्स यूज का नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि मिक्स यूज में भी आप किसी बिल्डिंग की फायर सेफ्टी इंश्योर नहीं कर रहे हो। तो पहली प्रॉब्लम आपको ये समझ जानी चाहिए कि क्यों इस तरीके से सेकंड और थर्ड ईयर सिटीज में हमारे इस तरीके के आग के इंसिडेंट कोचिंग सेंटर्स में देखने को मिलते हैं। दूसरा, अर्बन एरियाज में पॉपुलेशन कितनी ज्यादा है। देखो, जिस तरीके से लोग गांव छोड़ के शहरों में आ रहे हैं तो उनको रहने के लिए जगह कोई बढ़िया प्लांट सिटी के तौर पे थोड़े ना मिल रही है। प्लांट सिटी में तो भाव देखो कितने करोड़ों के जा रहे हैं। आप एक मिडिल क्लास या पुअर फैमिली से आप बिलोंग करते हैं, आप शहरों में मकान ही अफोर्ड नहीं कर सकते हो। उसके चलते फिर कंजेस्टेड एरियाज में जो बिल्डर्स होते हैं वो प्लान काटते हैं, छोटी छोटी गलियां छोड़ करके और छोटे छोटे घर बना करके। अब वहां पर अगर गलती से आग लग जाए तो आप सोचो, क्या दमकल पहुंच पाएगी? बिल्कुल भी नहीं। अभी क्या था, 6 मीटर के लगभग चौड़ी रोड है, दमकल को कम से कम 3.5 मीटर की चौड़ाई की रोड चाहिए। अब वो एंटर ही नहीं कर पाएगी तो आग तक पहुंचना तो दूर की बात, बुझाना तो दूर की बात, पहुंच ही नहीं पाएंगे। जबकि आग लगती है ना, तो उसके आप ध्यान रखना, शुरुआती 15 मिनट्स को गोल्डन टाइम बोला जाता है। उस गोल्डन आवर में अगर पहुंच करके आग को कंट्रोल कर लिया तो कर लिया, नहीं फिर बाद में कंट्रोल नहीं होता। इंटरेस्टिंगली, केवल आग से डेथ नहीं होती, आग के बाद में जो हम प्लास्टिक मटेरियल यूज करते हैं, पॉलीमर्स का मटेरियल यूज करते हैं, चाहे टेबल चेयर में यूज करें या कोई हम एक तरीके से होर्डिंग लगाएं, वो फिर बर्न होती है तो फिर केमिकल फ्यूम निकलती है जो कि बहुत ही ज्यादा डेडलीस्ट है, जहरीली होती है। नतीजा, बहुत सारी फैटेलिटीज हो गई। कुल मिलाकर के प्रॉब्लम क्या है? अर्बन प्लानिंग में फेलियर है। जहां पर मिनिमम रोड है, मतलब रोडें हैं नहीं, बिल्डिंग कोड्स प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट हो नहीं रहे, टारगेट हम लेके चलते हैं कि स्मार्ट सिटीज बनाएंगे, उल्टा हमारी स्मार्ट सिटीज की 100 की जो लिस्ट है उसमें भी, उन सिटीज में भी ऐसे इंसिडेंट्स देखने को मिल जाते हैं। तो ये हो गया अर्बन एरिया में कंजेशन का मामला। तीसरी प्रॉब्लम हमने देखी, एडमिनिस्ट्रेटिव अपैथी एंड डिसरिगार्ड। सिंपल है, आप देखो कि जब कोई बीमारी फैलती है, फॉर एग्जांपल डेंगू का जब कहर आता है हमारे यहाँ पे बरसात के सीजन में, उसके बाद में तो हमारे जो नगर निगम वाले लोग हैं, जैसे दिल्ली के एमसीडी का यहां पर एग्जांपल दिया है, तो घर घर जाकर के लोगों को बताते हैं कि भाई डेंगू से बचना है तो कूलर में पानी को टाइमली मैनर में साफ करते रहो, पानी को कहीं इकट्ठा मत होने दो, सारी चीजें आप बताते हो। आप एक चीज बताओ कि घरों में दिल्ली में भी तो आग के इंसिडेंट आते रहते हैं। ये तो चलो ठीक है, कॉमर्शियल पर्पस का केस था। अभी रिसेंटली दिल्ली में एसी के ब्लास्ट होने के चलते 2 इंसिडेंट बड़े बड़े नहीं हुए जहां पर कॉमर्शियल बिल्डिंग्स में, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में आग लगी। तो आप ये बताओ, फायर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को क्यों इंप्लीमेंट नहीं कराते? एग्जैक्टली वैसे ही जैसे कि डेंगू जैसी बीमारियों को रोकने के लिए आप ड्रिल्स कराते हैं। तो ये एक हमें बिहेवियर चेंज लाने की जरूरत है।
और इसको लीड किया जा सकता है हमारे प्रशासन की तरफ से। तो रूट कॉज क्या रहा है? नंबर एक, करप्शन। कोई भी बिल्डिंग अगर बनती है, अप्रूवल आप झट से दे देते हो, अरे भाई चेक तो करो ग्राउंड रियलिटी में। दूसरा, इग्नोरेंस, कि कोई भी बिल्डिंग बन रही है तो क्या उसका इंश्योरेंस है, उसकी लाइबिलिटी किस पे जा रही है अगर कुछ गड़बड़ होती है, उसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं लेकर, तो प्रशासनिक व्यवस्था में गड़बड़ी हुई कि नहीं। तीसरा, बिल्डिंग रूल्स हैं वो पुराने हो चुके हैं, लेटेस्ट बिल्डिंग रूल्स को प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा या उनको बाइंडिंग नहीं बनाया जा रहा, जिसके चलते फिर ये बिना सोचे समझे हैप्पीजार्ड मैनर में अर्बनाइजेशन हमारे यहाँ एक्सपेंड हो रहा है। और चौथा यहां पर बताया जा रहा है अकाउंटेबिलिटी, सही मायने में कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। देखा जाए तो पॉलिसी एग्जीक्यूशन, पॉलिसी मेकिंग से लेकर के एग्जीक्यूशन, और उसके बाद में जो लोग लापरवाही कर रहे हैं, चाहे फिर वो बिल्डिंग ऑनर हो या फिर वहां पर जो कोचिंग जैसे इंस्टीट्यूशन चलाने वाले खुद व्यवस्थापक हो, उनकी सबकी जिम्मेदारी यहां पर बनती है। तो अगर एनफोर्समेंट प्रॉपर नहीं होता तो डिजास्टर जो थोड़े लेवल पे कंट्रोल हो सकता था वो बहुत हद तक बढ़ता है, डेडलीस्ट बन जाता है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव अपैथी हो गई। इसके अलावा हमारे यहां पर पॉलिसी पैराडॉक्स का ही एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस यहां पर हाईलाइट होता है। देखो, एक तरफ हम चाहते हैं कि हमारे यहां पर बिजनेसेस एक्सपेंड हो, तो ऐसे में गवर्नमेंट क्या करती है कि जो भी गाइडलाइंस हैं, नॉर्म्स हैं, उनको थोड़ा सा इजी करके चलते हैं कि भाई किसी को अगर काम करना हो तो ज्यादा समस्या ना आए। अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आपने लॉन्च किया, इसका मतलब किसी को कहीं पे जाना है, कोई धंधा स्टार्ट करना है, तो उसको ज्यादा पेपर वर्क ना करना पड़े और इजीली वो काम कर सके, लेकिन उसमें कॉम्प्रोमाइज हो जाती है फायर सेफ्टी। आप अपने आसपास में दुकानें देख लो, कितनी दुकानों में फायर एक्सटिंग्विशर पड़ा हुआ दिखता है, इवन कपड़े की दुकान है तो भी नहीं दिखेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है तो भी नहीं दिखेगा, जबकि वो कॉमर्शियल पर्पज से यूज हो रही है। तो आपने क्या कर दिया? कॉम्प्रोमाइज कर दिया, एक साइड निकाल ली। नतीजा क्या होता है कि जब इंसिडेंट होगा उस टाइम पर आपको आग बुझाने के लिए कुछ मिलेगा भी नहीं। तो ये एक अपने आप में आप अप्रूवल दे रहे हो, लेकिन उस ईज ऑफ डूइंग को प्रमोट करने, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, लेकिन उसका नुकसान कितना हो रहा है। हमारे पास में लेटेस्ट कुछ है? जी हाँ, आप गवर्नमेंट के इनिशिएटिव में ये बात जरूर लिखेंगे। नेशनल बिल्डिंग कोड हमारे पास अवेलेबल है, और ये बिल्डिंग कोड किसके द्वारा डिसाइडेड है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ये हमारे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो गया है। ठीक, इसमें साफ साफ दिया हुआ है कितनी चौड़ाई की रोड होनी चाहिए, इसके साथ में बिल्डिंग के अंदर कितनी विड्थ की आपको सीढ़ियां बनानी है, और उसमें पूरा बिल्डिंग का प्लान आपको दिखाना है, जिससे कि फायर सेफ्टी, फायर का कोई इंसिडेंट हो, कोई भी डिजास्टर आए, भूकंप का कोई इश्यू आए, तो उस टाइम पर किस तरीके से एग्जिट किया जा सकता है, उसका एग्जिट प्लान प्रॉपर हो। इसके अलावा हर एक बिल्डिंग में रिफ्यूज एरिया हो, कि आग अगर लग गई, कोई इंसिडेंट हो गया, तो एक ऐसा एरिया जब तक कि फायर सेफ्टी कंट्रोल वाले ना पहुंचे, दमकल ना पहुंचे, तब तक लोग सेफ एरिया में जाकर के एस्केप कर सकें, रुक सकें, वो एरिया बनाना जरूरी है। पर इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि ये सारे रिकमेंडेटरी हैं। दैट मीन्स जब तक स्टेट गवर्नमेंट अपनी तरफ से प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं बनाती है, तब तक उनका एक स्ट्रिक्ट या बाइंडिंग एग्जीक्यूशन एंश्योर होना बड़ा मुश्किल हो गया। नतीजा क्या होता है? लापरवाहियां। बाईपास निकला, बाईपास का नतीजा क्या हुआ? ये लखनऊ जैसे इंसिडेंट्स रिपीट हो रहे हैं, और ये पहला नहीं है, मैंने बताया सूरत में भी हो रखा है। फ्लड्स आती हैं तो उसका हमने देखा ORN का केस, ये सिनेरियो बनता है। तो ये एक पॉलिसी पैराडॉक्स है, इसको हमें ब्रिज करना जरूरी है। फिर आता है सोशियो इकोनॉमिक कॉज, कि क्यों हमारे यहां पर इस तरीके के इंसिडेंट होते हैं, तो इसके पीछे सामाजिक और आर्थिक कारण भी हैं। वो क्या है? जिस तरीके से शहरों में लोग आ रहे हैं, अर्बनाइजेशन एक्सपेंड हो रहा है, उसका नतीजा क्या हो रहा है कि लोग जो हैं वो जमीनों के भाव देखते हैं ना, तो उनकी रूह कांप उठती है कि यार जमीन लें, कैसे लें। तो फिर वो प्लान्ड एरियाज में जाने की बजाय, जहां पर करोड़ों की जमीनें बिकती हैं, वो देखते हैं कि कोई भी ऐसा आसपास में, शहर के आसपास में कोई गांव जहां पर कोई नई कॉलोनी, नई टाउनशिप कटी है। अब आपको पता है कि कोई बिल्डर या कोई भी अगर कॉन्ट्रैक्टर अपने हिसाब से प्लान करता है कोई सिटी, तो वो क्या सोचता है कि जो खेत मैंने पहले लिए थे, उस खेत में मैक्सिमम मकान बना करके मैं उसको बेच दूं, जिससे कि मैं मुनाफा मैक्सिमम कमा सकूं, नहीं तो रोड से मुझे कौन सा मुनाफा मिलेगा। इस तरीके की टेंडेंसी होती है। तो जो शहरों के पास के गांव है ना, वहां पर अनऑथराइज्ड कॉलोनीज बनती है, और वहां पर सेफ्टी नॉर्म्स और ये बिल्कुल हाशिए पे पड़े रहते हैं। कुल मिलाकर के सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों के चलते भी हम एक अनसेफ एरिया में एंट्री ले लेते हैं। समझ गए? इसमें भी एडमिनिस्ट्रेटिव हिपोक्रेसी है। स्टेट जो है वो इस तरीके की कॉलोनीज को इलीगल बोल देंगे, लेकिन
कोई भी सब्सटेंशियल कदम नहीं उठाएंगे। अफोर्डेबल हाउसिंग या फिर किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, जैसे मानो कि लखनऊ में पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई, तो लखनऊ में पॉपुलेशन प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए क्या आप सैटेलाइट टाउन्स तैयार कर रहे हो, जहां पर कि लखनऊ में आने वाले लोगों को पहले ही रहने की व्यवस्था मिल जाए, जिससे कि लखनऊ पर जमीन पर जो दबाव पड़ रहा है पॉपुलेशन का वो कंट्रोल किया जा सके। उस पर आप काम नहीं कर रहे हो। आप प्लान नहीं कर रहे हो कि भाई आज अगर हम इकोनॉमिक सर्वे उठा के देखें 2026 25-26 का, तो लगभग लगभग 60%, 50 से 60% हमारे यहाँ पर अर्बनाइजेशन हो चुका है, और जो कि फिक्स हो जाएगा 50 से 60% से भी ज्यादा 2050 आते आते। क्या हमारे पास में इतना लॉन्ग टर्म प्लान है? क्या हमारे ब्यूरोक्रेट इस तरीके से सोच पा रहे हैं? पॉलिसी मेकर सोच पा रहे हैं? जरूरत है पॉलिसी को प्रॉपर बनाने की। आप किसी भी एरिया को इलीगल कंस्ट्रक्शन वाले एरिया के तौर पर डिक्लेयर करके बुलडोजर चला देते हो, इससे काम नहीं चलेगा। चलाना है तो हमें अफोर्डेबल हाउसिंग इंश्योर करनी होगी, सैटेलाइट टाउन डेवलप करने होंगे, जिससे कि ये बढ़ती हुई जनसंख्या वाले जो शहर हैं इन पर दबाव को रोका जा सके। तो ये आप यहां पर बता सकते हैं। फिर उपहार सिनेमा को यहां पर कोट करके एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट करना चाह रहे हैं राइटर, कि दिल्ली में 1997 में उपहार सिनेमा में आग लग गई और उसमें जो एग्जिट गेट था वो लॉक हो गया, जिसके चलते 59, अब पता नहीं कितनों की डेथ हुई थी, फिगर 59 का हमारे पास रिकॉर्ड में अवेलेबल है, तो वही हम कोट करेंगे। तो 59 लोगों की डेथ हो गई थी, जिसके चलते जो लार्ज कॉमर्शियल बिल्डिंग्स हैं उनके लिए तो स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस आ गई, जैसे कोई थिएटर है, कॉलेज है, ऑफिस है, तो वहां के लिए तो पूरे फायर नॉर्म्स, अर्थक्वेक नॉर्म्स सारे आपने स्ट्रिक्टली अप्लाई कर दिए। लेकिन अब जिस तरीके के इंसिडेंट्स आ रहे हैं वो ज्यादातर स्मॉल बिल्डिंग्स में है, जहां पर फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है, जो कि स्मॉल लेवल पे कॉमर्शियल पर्पजेस के लिए यूज हो रही है। वहां पर प्रॉपर इमरजेंसी एग्जिट तक अवेलेबल नहीं है, ना वहां पर फवारा सिस्टम लगा हुआ है। कुल मिलाकर के देखें तो यहां पर इग्नोरेंस आ रही है। उपहार सिनेमा से सीख तो लिया कि बड़े वाली सिटीज में, बड़ी बिल्डिंग में तो हमें काम करना है, लेकिन स्मॉलर स्केल पे ये काम हो रहा है, काम प्रॉपर नहीं। बोले ये एक नया डेथ ट्रैप डेवलप हो गया, इस पर भी हमें स्ट्रिक्टली काम करना होगा। जो नेशनल बिल्डिंग कोड है ना, उसको स्टेट्स इफेक्टिवली इंप्लीमेंट कर ले, ये जरूरी है। तो बात आती है क्या किया जाए। सोल्यूशन हमने कुछ तो ऑलरेडी देख लिए, अब फिर भी उनको हम कंसोलिडेट करें, कुछ एड ऑन करें। तो जो हमारी अप्रोच रिएक्टिव है ना, कि हो गया काम अब सुधारो, नहीं, प्रिवेंटिव प्रोएक्टिव पे जाओ। रिएक्टिव में तो क्या करते हैं, आग लग गई बिल्डिंग को सीज कर दो, इलीगल कंस्ट्रक्शन किया हुआ है डिमोलिश कर दो, या फिर जिन विक्टिम्स की डेथ हो गई, जिनकी डेथ हो गई उनके परिवारों को एक्स ग्रेशिया पेमेंट दे दो कि आपके परिवार का बहुत इंपॉर्टेंट सदस्य खत्म हो गया तो हम इसको दे देते हैं। आप रूट कॉज पे जाओ ना, क्यों सिम्टम्स को फिक्स करने में लगे हो। रूट कॉज में नेशनल बिल्डिंग कोड को प्रॉपरली इंप्लीमेंट कराओ, स्टेट बाईलॉज बनवा करके, जिससे कि बाइंडिंग कंडीशंस दी जा सके। मैंडेटरी फायर ऑडिट्स टाइम पे होनी चाहिए, और हर एक कॉमर्शियल स्पेस में मैक्सिमम कितना फुटफॉल हो सकता है उसकी लिमिट पे भी काम किया जा सकता है। रोडें चौड़ी करनी जरूरी है, फायर एक्सेस प्लान होना चाहिए, जनरली उनमें जो एरियाज शहर के आसपास में बसे हुए गांवों को कन्वर्ट करके अर्बनाइज किया गया है। इसके अलावा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की जो गाइडलाइंस है या अथॉरिटी की जो गाइडलाइंस है, उनको लोकल बॉडीज के थ्रू इंप्लीमेंट कराओ, यूएलबीज, अर्बन लोकल बॉडीज, इनके थ्रू। और पब्लिक अवेयरनेस तो सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे डेंगू के लिए हम करते हैं ना डोर टू डोर अवेयरनेस कैंपेन, एग्जैक्टली वही काम यहां पर फायर सेफ्टी को लेकर के भी हमें करना होगा। तो ये चीज है, ये देखो यूपीएससी के लिए हमारे पास में टोटल कीवर्ड्स, आई होप आपको मैंने एक एक पॉइंट अच्छे से समझाने की कोशिश की है। ठीक है, ठीक है। लिंक आप आराम से जीएस पेपर 1 अर्बनाइजेशन सोसाइटी, डिजास्टर मैनेजमेंट जीएस पेपर 3, गवर्नेंस एंड पॉलिटी जीएस पेपर 2 इनके साथ कनेक्ट कर सकते हो। इस क्वेश्चन को पॉज करो, सॉल्व करो, ठीक है। फिर उसके बाद में ये क्वेश्चन 2020 में देखो डिजास्टर मैनेजमेंट पे क्वेश्चन आया हुआ है, 2016 में अर्बनाइजेशन को लेकर के क्वेश्चन आया हुआ स्मार्ट सिटीज को, तो वहां पर आप इस आर्टिकल के स्टफ को हम आसानी से यूज कर सकते हैं। ठीक, अब आता है आपके लिए आज का क्वेश्चन, अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन एंड पॉलिसी पैराडॉक्स हैज ट्रांसफॉर्म्ड मिक्स्ड यूज कमर्शियल बिल्डिंग इनटू पोटेंशियल फायर ट्रैप्स। क्रिटिकली एनालाइज द स्टेटमेंट एंड सजेस्ट, एनालाइज करना है क्रिटिकली, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बताने हैं, साथ में सजेस्ट करना है अपने को लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल और एडमिनिस्ट्रेटिव सोल्यूशन।
कि ये झटके वाला काम होता है ना, रिएक्टिव, इसकी बजाय हम प्रोएक्टिव एक्शन ले सकें। तो इस फ्लो को आप आसानी से यूज कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। कि सबसे पहले मिक्स यूज का मतलब क्या है, नेशनल बिल्डिंग कोड हमारे पास अवेलेबल है, हम कैसे उनको डील कर रहे हैं, लेकिन इनमें प्रॉब्लम क्या है, उन प्रॉब्लम्स को फिर हाईलाइट करो कि रियल एस्टेट बबल कितना ज्यादा हो रहा है, अनसेफ कंडीशंस में या अनप्लान्ड सिटीज हमारी डेवलप हो रही हैं, अफोर्डेबल हाउसिंग की कमी आ रही है, हम पॉलिसी पैराडॉक्स में उलझे हुए हैं, उन चीजों को बताओ। साथ में ये भी बताओ कि क्या क्या गवर्नमेंट अभी अपने लेवल पे कर चुकी है जिनका एग्जीक्यूशन ग्राउंड पे कम है, फिर वे फॉरवर्ड देते हुए कंक्लूड कर सकते हो आप। इसी का हिंदी ट्रांसलेशन मैंने यहाँ पर दे दिया है, ध्यान से देख लेना। हिंदी में कोई इश्यू आया तो वापस इंग्लिश में जाके आप देख सकते हो, राइट। नेक्स्ट है सस्टेनिंग इंडियाज लो फर्टिलिटी फ्यूचर, पॉपुलेशन और एसोसिएटेड इश्यूज में जीएस पेपर 1 के इस टॉपिक के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अमरेंदु नंदी जी के द्वारा लिखा आर्टिकल है। देखो, जब हम पॉपुलेशन सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं ना, तो इसका मतलब सिंपल है कि जब दो माँ बाप हैं तो उनको रिप्लेस करने के लिए दो बच्चे, और उन दो बच्चों के आगे दो बच्चे ऐसे चलते रहें तो पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाती है। लेकिन सच बात यह है कि जो टोटल फर्टिलिटी रेट की जब हम बात करते हैं, जिसका मतलब सिंपल है कि अपनी रिप्रोडक्टिव एज, दैट मीन्स 15 से 49 साल की जो उम्र होती है एक महिला की, उसमें वो कितने बच्चे पैदा कर रही है, वो फिगर पूरे देश का जब हम एवरेज निकाले, दैट शुड कम 2.1, 2.4 नहीं, इट्स 2.1। ठीक है, 2.1 आना चाहिए। 2.1 क्यों? क्योंकि दो तो चलो माँ बाप को रिप्लेस करने के लिए हमने बच्चों की बात कर दी, ये 0.1 इसलिए कि कुछ बच्चे पैदा तो हो जाते हैं, इसलिए टीएफआर में तो काउंट हो गए, लेकिन कुछ इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, ठीक है, कुछ नियोनेटल मोर्टिलिटी रेट के अंडर आ जाते हैं, मतलब 1 महीने से पहले डेथ हो गई, 1 साल से पहले डेथ हो गई, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी 5 साल से कम उम्र में डेथ हो जाती है। तो ओवरऑल उसको कंपनसेट करने के लिए 0.1 होता है। तो ओवरऑल आज हमारे देखें तो ये होना कितना चाहिए, मैंने बोला 2.1, लेकिन चल कितना रहा है, इट्स ओनली 1.9, है ना। और बूढ़े लोगों की संख्या की बात करें तो ज्यादा भी नहीं, तो आने वाले 25 सालों के अंदर अंदर टोटल 35 करोड़ की आबादी ऐसी होगी जो कि 60 साल या उससे ज्यादा की हो जाएगी। सिंपल सी बात है, ये वो लोग होंगे जिनको हमें हेल्प देनी है, जिनको हमें सपोर्ट देना है। अब सवाल यह कि सपोर्ट देने के लिए कौन होता है, यंग पॉपुलेशन। जब बच्चे ही कम पैदा हो रहे हैं तो आने वाले 25 सालों में जवानों की संख्या भी तो कम होगी, वो आज के जो बच्चे हैं वो 25 साल बाद में जवान हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो क्या वो वहां पर सपोर्ट दे पाएंगे? ये एक अपने आप में बड़ा चैलेंजिंग कंडीशन है। देखते हैं पूरा अच्छे से, एक एक चीज आपको समझ में आ गई? ठीक है, टोटल फर्टिलिटी रेट मैंने समझा दिया आपको, रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी 2.1 होना चाहिए। डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात आए तो आपकी वर्किंग एज पॉपुलेशन, जो कि आपकी इकोनॉमी, आपकी सोसाइटी में एक स्टेबिलिटी देती है, एक एनर्जी का काम करती है, तो वो हमारे देश की बात करें तो 15 से 59 साल है। कुछ देशों में 15 से 64 साल भी कंसिडर होती है। लेकिन ये वो पॉपुलेशन ग्रुप है जो कि देश की इकोनॉमी में पैसा खर्च भी करता है तो पैसा कमाता भी है, देश में जवान की तरह काम भी करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी लेता है, चाहे बच्चे हों या बूढ़े हों, सबकी। जेरियाट्रिक केयर की जब बात आती है तो इसका मतलब 60 साल या उससे ज्यादा उम्र के जो लोग हैं उनकी हम सपोर्ट प्रोवाइड करें, उनकी हेल्प करें, चाहे वो हेल्थ वाइज हो या फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज जेरियाट्रिक केयर। तो ये हमारे पास में कुछ टर्म्स और टर्मिनोलॉजीज है। तो अभी लेटेस्ट डेटा जो आया है सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, जो कि सेंसस ऑफिस के अंडर में होता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर, उनका ये डेटा बड़ा कंसर्निंग है। कैसे? टीएफआर की बात करें तो आज देखो, इंडिया का टोटल टीएफआर एवरेज निकालते हैं तो दैट इज 1.9, जबकि ग्लोबल एवरेज है 2.2, उससे भी कम हो चुका है। और सच बात यह है कि दिल्ली जैसे टीयर 1 सिटीज हैं, वहां पर तो टीएफआर 1.5, 1.2 ऐसे चल रहा है। हालात कुछ ऐसे हैं कि माँ बाप के बाद में बच्चे होंगे कि नहीं, संभालेंगे कि नहीं माँ बाप को, वो भी कोई गारंटी यहां पर दिखती नहीं है। साथ में एक डिवीजन हमें समझना है कि गांवों में टीएफआर अभी 2.1 के लगभग है, लेकिन शहरों में कमी आ रही है। और इसमें एक और पॉइंट आता है कि जो ट्रेंड आज के टाइम पर हम न्यूक्लियर फैमिली वाले सेगमेंट में देखते हैं कि लोग अपने बड़े परिवारों को छोड़ करके गांवों से या फिर बड़े शहरों की तरफ निकल जाते हैं, नतीजा ये होता है कि उनके पास में ना तो पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स की ना तो वो केयर करते हैं, और उनके बच्चे फिर फ्यूचर में उनकी केयर करेंगे कोई गारंटी नहीं है। क्यों? कमाने का, सस्टेनेबिलिटी का कई प्रेशर होते हैं। तो यहां पर रोल आ जाता है फिर किसका? स्टेट का, सरकार का।
क्या यहां पर सरकार इतनी कैपेबल एनफ है? सोचने वाली बात है। अब देखो हमारे यहां पर एक एसिमेट्री का एंगल आपको समझ में आ गया। क्या रूरल अर्बन का एक गैप आ गया, और एक शहरों में भी हम गैप देख सकते हैं, मतलब नॉर्थ और साउथ इंडिया में भी, कि साउथ इंडियन स्टेट्स में जो हमारी स्टेट्स हैं, ठीक है, चाहे वो केरला हो, तमिलनाडु हो, या फिर हम उठा करके देखें हमारी मेट्रो सिटीज, टीयर 1 सिटीज, वहां पर टीएफआर लगातार डिक्लाइन कर रहा है। वहीं पर जो हिंदी भाषी हार्टलैंड है, जहां बिहार, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश आते हैं, वहां पर आपको टीएफआर टोटल रिप्लेसमेंट रेट से भी ज्यादा दिख रहा है, 2.1 से भी ज्यादा दिख रहा है। तो दूसरी एसिमेट्री ये आ गई। तो दो एसिमेट्री समझ में आ गई, अर्बन रूरल डिवीजन और एक नॉर्थ और साउथ वाला डिवीजन। तो इस तरीके से हो क्या रहा है कि साउथ में जब हमारे बच्चे कम पैदा हो रहे हैं और वहां की जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन है वो हो रही है एजिड, तो उस केस में साउदर्न स्टेट्स के ऊपर एक बर्डन क्रिएट होने का स्कोप है आने वाले 20 सालों के अंदर। क्यों? क्योंकि बच्चे नहीं होंगे, तो अगेन मैंने बताया खुद के एम्प्लॉय नहीं क्रिएट होंगे, एम्प्लॉयज नहीं होंगे, जॉब क्रिएटर्स नहीं होंगे, जॉब डूअर्स नहीं होंगे, नतीजा इकोनॉमी को एक ब्रेक लगेगा। और उसको कॉम्पनसेट करने के लिए फिर नॉर्दर्न स्टेट से लोग माइग्रेट करके उन स्टेट्स में जाएंगे। तो यहां पर मुद्दा क्या आ जाता है, आप समझ गए होंगे अभी तक तो, कि हमारे जो नॉर्दर्न स्टेट्स जो ज्यादा पॉपुलेशन के हैं, वहां से लोग जब काम करने के लिए सदर्न स्टेट्स में जाते हैं तो वहां पर उनको ऐसे देखा जाता है कि ये आ गए हमारी नौकरियां खाने के लिए। तो यहां पर हमें एक फेडरल अप्रोच लानी पड़ेगी, सोच को बदलवाना पड़ेगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये जो गैप है रूरल अर्बन और नॉर्थ साउथ, इसको हमें समझते हुए आगे प्लान पे काम करना होगा। साथ में एक बड़ी चैलेंज की बात और क्या आ रही है कि हमारे यहां पर लोगों की उम्र बढ़ रही है, बच्चे कम पैदा हो रही हैं, ये एक अपने आप में चिंता की बात है। लेकिन इस चिंता को जब हम डेवलप्ड कंट्रीज, फॉर एग्जांपल जापान जैसे कंट्रीज के साथ कंपेयर करें, तो हमें ट्रेंड कुछ ऐसा ही दिखता है। पर सच बात क्या है कि जापान में तो पर कैपिटा इनकम आप उठा करके देखो 20 से 40 हजार डॉलर्स पर एनम आता है उनका एवरेज। हमारा कितना आता है? सिर्फ 2800 डॉलर्स। समझो बात को कि लो पर कैपिटा इनकम के चलते हम गरीब भी हैं और बूढ़े भी हो रहे हैं। तो ये बहुत डेडलीस्ट कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर देगा। वेस्टर्न कंट्रीज में तो जो हुआ है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात हुआ है, लेकिन हमारे यहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन भी अभी हुआ नहीं है और साथ में बुढ़ापा और जल्दी से आने लग गया। दूसरा, टैक्स बेस की बात करें तो हमारे यहां पर 6% ही इंडियंस ऐसे हैं जो डायरेक्ट टैक्स पे करते हैं। अब सोचो, जब टैक्स पेमेंट की कमी आएगी तो क्या स्टेट के पास में फंड्स अवेलेबल होंगे? नहीं, स्टेट फिर कर्जे में जाएगा। स्टेट सरकारें हैं वो कर्जा उठा उठा करके और फिर बाद में वेलफेयर स्कीम्स को इंप्लीमेंट करेगी। फिर बात आती है लेबर मार्केट की। लेबर मार्केट में हमारे ज्यादातर लोग ये इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, जिसका मतलब डेली वेजर्स हो गए, स्ट्रीट वेंडर्स हो गए, फ्रीलांसर्स हो गए, ये इनफॉर्मल सेगमेंट में चला गया। तो ये अपने आप में बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि बुढ़ापे में चाहिए होती है पेंशन। पेंशन के लिए आप में ईपीएफ और अटल पेंशन योजना जैसी स्कीम्स आपने चला रखी है, चलो अच्छी बात है, लेकिन इनमें पहले आपको रेगुलर कंट्रीब्यूट करना पड़ता है मंथली बेसिस पे। अगर किसी की इनकम इतनी ज्यादा नहीं है तो वो कंट्रीब्यूट भी नहीं करेगा, कंट्रीब्यूट नहीं करेगा तो बुढ़ापे में फिर उसको पेंशन भी नहीं मिलेगी। तो ये हमारे लिए और इंपॉर्टेंट चैलेंजेस को हाईलाइट कर देता है। कुल मिलाकर के देखें तो जिन कंट्रीज में पॉपुलेशन आज के टाइम पे डिक्लाइन कर रही है, फर्टिलिटी रेट कम हो रही है, ये वो कंट्रीज है जिन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन के बेसिस पर ऑलरेडी अच्छी खासी ग्रोथ कर ली। लेकिन इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन भी कम है, फर्टिलिटी रेट भी डिक्लाइन कर रही है, तो ये डबल बर्डन क्रिएट होने का स्कोप है। जापान का यहां पर एक एक्सेप्शन बताया है, या जापान जैसे कंट्रीज का केस भी बताया है कि उन कंट्रीज को हम बिल्कुल ही ग्रीन सिग्नल में भी नहीं देख सकते, उनका भी हाल बड़ा बेकार है, क्योंकि वहां पर भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में जो पैसा कंज्यूम होना चाहिए, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होनी चाहिए, उनमें जवानों का जो कंट्रीब्यूशन है वो कम हो रहा है। नतीजा यह है कि वहां की जितनी जीडीपी है उस पर 200% तक का तो कर्जा है। सीधी बात है, कर्जा लेकर के फिर बुढ़ापे को आगे चलाना पड़ता है। तो ये हालात अभी के टाइम पे हो रहे हैं। सवाल ये आता है कि क्या सरकार कुछ कर रही है? तो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स, जैसे हमने बात की अटल पेंशन योजना, बट इश्यू इज रेगुलर इनकम होती है तब आदमी उसमें कंट्रीब्यूट कर पाएगा, फिर बुढ़ापे में 60 साल के बाद में वो पेंशन ले पाएगा, लेकिन कंट्रीब्यूशन के लिए कुछ है ही नहीं उसके पास में। इसके अलावा नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, जिसके तहत मंथली बेसिस पर 60 से
60 to 79 ईयर्स ओल्ड एंड बियॉन्ड 80 ईयर्स ओल्ड जो कैंडिडेट्स होते हैं, सिटीजन्स होते हैं, उनको पैसा मिलता है। तो कितना मिलता है जी? 200 रुपये महीना, 500 रुपये महीना। आप सोचो, अगर ठीक एक हेल्दी बैलेंस डाइट खाई जाए तो एक दिन का खाना 200 रुपये का आता है। आप महीने की बात कर रहे हो। इसको समझना होगा। महंगाई के हिसाब से चीजों को एडजस्ट करने की बहुत सोचने की जरूरत है। गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव चल रहे हैं, लेकिन सच बात यह है कि ये अपने आप में प्रॉब्लम में चल रही हैं, ये वेलफेयर स्कीम्स भी। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है, मैंने बताया ना न्यूक्लियर फैमिलीज का कॉन्सेप्ट। जॉइंट फैमिली में तो क्या होता है कि जब साथ में रहते हैं तो बूढ़े माँ बाप की इनकी केयर हो जाती है। घर पे एक दो जना भी अगर रहता है तो संभाल लेते हैं उनको, चाहे सारे जॉब कर रहे हैं या एक दो जने भी अगर घर पे बैठे हैं तो जो अनपेड फीमेल केयर होती है वो दिखती नहीं है। लेकिन अब क्या हो रहा है, न्यूक्लियर फैमिलीज के चलते हैं, लोग जॉब के तहत चलते हैं, गांव को छोड़ करके, अपने परिवार को छोड़ करके निकल जाते हैं। शहरीकरण बढ़ रहा है। नतीजा ये हो रहा है कि वुमेन वर्क फोर्स में तो एंटर हो रही हैं, लेकिन ये जो बुढ़ापे को जो केयर मिलनी चाहिए वो बुढ़ापा बेचारा कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। अच्छा, इसमें केवल महिलाओं की जिम्मेदारी ये नहीं है, पुरुष वर्ग का भी अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। तो जॉइंट फैमिली का जाना भी एक तरीके की हिडन वेलफेयर स्टेट को खत्म होने के हिसाब से देखा जाता है। माना लोग पैसा कमा करके घर पे पैसा भेजेंगे, पर क्या पैसे से केयर होती है? जो इमोशनल एक अटैचमेंट चाहिए होता है, इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है पेरेंट्स को, दादा दादी को, वो कैसे मिलेगा फिर? ये सिनेरियो हमें दिखाता है कि सरकार के कदम है वो भी अभी इनएडिक्वेट है। फिर सवाल आता है क्या किया जाए? करने का तरीका क्या है? देखो जी, अभी के टाइम पे बूढ़े लोगों की संख्या, 60 साल से उम्र के ज्यादा के लोगों की संख्या लगभग 15 करोड़ है। 2050 तक ये 35 करोड़ हो जाएगी, जो कि टोटल पॉपुलेशन का 50% है। राइट, हो जाएगा। और उनमें से 70% तो ऐसे होंगे जो कि डिपेंडेंट, 70 से 78% तक तो डिपेंडेंट हो जाएंगे। पेंशन की फैसिलिटी 78% के पास तो बिल्कुल भी नहीं होगी। हालात ये हैं। क्या किया जाए? पहला काम, इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड मिनिमम पेंशन। आप अगर 10 साल पहले 200 रुपए देते थे तो आज क्या 200 रुपए ही दोगे क्या? आप सोचो तो सही यार। कम से कम 5-6 हजार रुपए अगर अकाउंट में जाएं तो वो फिर महीना निकाल सकते हैं। तो इन्फ्लेशन के साथ में, महंगाई के साथ में सेटल करो जो भी आप पेंशन प्रोवाइड कर रहे हो बूढ़े लोगों को। ये कोई एहसान नहीं होगा, पहली बात। दूसरी, मिशन मोड पे जेरियाट्रिक केयर करनी होगी। कैसे? गांव में या हमारे आसपास में जो पीएचसीज होती है, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, वहां पर नर्सेस को इस तरीके से ट्रेनिंग देनी होगी कि वो बूढ़े लोगों की केयर कर सकें। वो हाइपरटेंशन, डायबिटीज और डिमेंशिया, जो भूलने की बीमारी होती है, उनसे डील करने के लिए रेडी रहें, चिड़चिड़ ना करें। ये काम करना होगा। और तीसरा, माइग्रेशन और फेडरल ब्रिज। सिंपल बात है कि जो लोग नॉर्थ की पॉपुलेशन की हमने बात की कि हमारे हिंदी भाषी बेल्ट में टीएफआर अच्छा खासा है, 2.1 से ज्यादा है, तो यहां पर तो पॉपुलेशन ज्यादा है और यंग पॉपुलेशन यहां से माइग्रेट करेगी और जाएगी कहां पर? हमारे सदर्न स्टेट्स में। तो वहां पर एक वेलकमिंग एटीट्यूड सदर्न स्टेट्स की तरफ से दिखाना होगा। इसका मतलब कि इसे हमें एक फेडरल ब्रिज, कि हां इंडिया को यूनाइट करने वाली काम है, उस ओपिनियन में ले जाना होगा। नंबर एक। नंबर दो, कि जो भी सरकारें, स्टेट लेवल पे जो भी सरकारें अपने अपने जो डोमिसाइल्स हैं, अपने अपने राज्य में रहने वाले जो लोग हैं, मूल निवासी हैं, उन लोगों को जो आप स्कीम के बेसिस पे बेनिफिट देते हो, चाहे हेल्थ हो, इंश्योरेंस हो, पेंशन हो, तो उनको आप पूरे देश में कवरेज दो। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं राजस्थान का देता हूं। राजस्थान में आपको पता है आयुष्मान, ये चीफ मिनिस्टर आयुष्मान करके हमारी स्कीम चलती है ना राजस्थान में। उसमें अब राजस्थान का रेजिडेंट कहीं भी पूरे देश में किसी भी स्टेट में रहता है ना, तो आप वहां पर हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले सकते हो और उस स्कीम का बेनिफिट लिया जा सकता है, चाहे आप गुजरात में कराओ, चाहे आप तमिलनाडु में कराओ। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की उस स्कीम का बेनिफिट आपको मिलेगा। ऐसी चीजें अप्रोच में लाने की जरूरत है। तो कुल मिलाकर के पब्लिक सिस्टम को स्ट्रांग करना होगा। लार्ज फैमिलीज आज हमारे पास में नहीं बच रही हैं, तो ध्यान रखें ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी। ये हमें समझना होगा। माइग्रेशन वाला केस मैं आपको अच्छे से समझा ही चुका हूं। ये सॉल्यूशंस पे हम काम कर सकते हैं। फिर आपके लिए प्रीलिम्स के ये 2 क्वेश्चंस हैं, पॉज करो, सॉल्व करो, है ना। फिर आप आ जाओ मेंस में। 2019 में देखो जीएस पेपर 1 में क्वेश्चन है, जीएस पेपर 2 में 2020 में भी सवाल आया हुआ है। और फिर ये आपका एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इस पर्टिकुलर थीम पर। इंग्लिश में तो ये मिल गया
कि लो फर्टिलिटी जो है वो हमारी डेमोग्राफिक एसिमेट्री को क्रिएट कर रही है। दो तरीके की एसिमेट्री की बात की कि एक तो नॉर्थ साउथ वाला, एक रूरल अर्बन वाला। तो उसको हम कैसे मैनेज कर सके, कैसे ये स्टेट के ऊपर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्योंकि टैक्सेशन की इशू आ रही है। सोशली हमने बात की कि लार्ज फैमिली, जॉइंट फैमिलीज थी, उनका फैब्रिक हम खत्म होते हुए देख रहे हैं, वो चैलेंज बन रहा है। हेल्थ केयर चैलेंजेस की हम बात करें तो इसमें हम कैसे पीएचसीज में नर्सेज की ट्रेनिंग करा सकते हैं। आप एडिशनल पॉइंट्स भी अपने लेवल पे ऐड ऑन कर सकते हैं। और लास्ट में फिर अपनी तरफ से एक फ्रेमवर्क बताइए जो हमने सजेशन की बात की, वो देकर के कंक्लूड कर देना। इसी का फिर हिंदी में आपका ये वर्जन यहां पर है, ध्यान से देख लो, जवाब तैयार कर लेना। ठीक है, तो ये हमारे कीवर्ड्स हैं। आई होप आपको मैंने एक एक पॉइंट इसमें भी अच्छे से समझा दिया। ये फैक्ट्स हैं, ये फैक्ट्स हमारे लिए काम के हैं, देखना है ना, याद रखना है, इनको लिख लो आप। फिर बात करते हैं पैकॉम की। पैकॉम द डीपर मीनिंग बिहाइंड ए ड्रॉप्ड प्रीफिक्स। जीएस पेपर 2 में आईआर के टॉपिक के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। लिखने वाले हैं सुहासिनी हैदर। देखो होता क्या है कि इंडो पैसिफिक पहले तो एशिया पैसिफिक टर्म चला करती थी, जब यूएसए और चाइना के रिलेशन अच्छे चलते थे, है ना। फिर चाइना ने अपनी आंखें दिखाना शुरू की, तो यूएसए ने फिर बाद में इसको टर्म को बदल दिया इंडो पैसिफिक के नाम से। पैसिफिक तो अभी भी, और इंडो मतलब इंडियन ओशन, जिसमें इंडिया का भी रिलेशन आ गया। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं वो सेंटर में आ गए। अब क्या है कि यूएसए फिर से एक बार चाइना के साथ में रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहता है और साथ में चाइना को काउंटर भी करना चाहता है, तो उसके लिए जिम्मेदारी अपने ऊपर ही ले ली। और अल्टीमेटली यूएसए का स्टेटमेंट आता है कि अब इंडो पैसिफिक की बात हम इतनी नहीं करेंगे, हम बात करेंगे पैसिफिक कमांड की। इसलिए जो इंडो पैसिफिक था वो पैसिफिक कमांड के तौर पर ही हो गया, खत्म बात। समझ गए। तो ये सिनेरियो अभी के टाइम पे इतना जल्दी इवॉल्व हो रहा है, समझते हैं क्या है पूरा मामला। ठीक है, मैंने ये कॉन्टेक्स्ट आपको बता दिया कि इंडो पैसिफिक है वो पैकॉम में बदल गया। और आप देखो पिछले साल जो शंग्रीला डायलॉग होता है सिंगापुर में, यूएस के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस पीट हेगेट जो थे, उनकी इस साल की जो शंग्रीला डायलॉग हुआ उसमें पीट हेगेट आते हैं, यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस या डिफेंस मिनिस्टर बोल सकते हैं, हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के काउंटर पार्ट हो गए वो। तो उनके द्वारा इंडो पैसिफिक शब्द का यूज एक बार भी नहीं किया गया, जबकि पिछले साल की शंग्रीला डायलॉग जो कि सिंगापुर में टॉप लीडर्स की मीटिंग होती है, वहां पर 30 बार इंडो पैसिफिक वर्ड यूज किया गया था। अब जो है एक ट्वीट भी आता है उसमें पैकॉम वर्ड यूज किया जाता है। और एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा भी सर ये पैकॉम क्यों लिखा हुआ आ रहा है। तो सिंपल सा लॉजिक ये है कि यूएसए अपनी आइडेंटिटी, अपनी अप्रोच को बदलता हुआ दिखाई, आइडेंटिटी मतलब अप्रोच को बदलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यूएसए कोई जमाने में ये कहता था कि जी बॉलीवुड से हॉलीवुड, है ना, पेंगुइन से पोलर बियर, सबके ऊपर हमारी जिम्मेदारी है, सबकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। लेकिन अब धीरे धीरे यूएसए अपने इंटरेस्ट पे ज्यादा चल रहा है। वैसे देखा जाए तो यूएस हमेशा से ही अपने इंटरेस्ट पे चला है। सवाल, इंडिया को क्या समझना चाहिए? पहली चीज कि यूएसए ने जो ये स्टेटमेंट क्रिएट किया है पैकॉम वाला, इसको लेकर के हमें अलर्ट होना होगा, क्योंकि अमेरिका अब अपनी स्ट्रेटेजीज में, अपनी चाल में बदलाव ला रहा है। इसके पीछे एक हम कुछ महीने पहले की या पिछले महीने की हम एक इंपॉर्टेंट इवेंट की बात करते हैं, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप बीजिंग की विजिट पे जाता है और अब सितंबर में शी जिनपिंग है वो यूएसए की विजिट पे जा रहा है। तो यहां पर अब इन दोनों कंट्रीज का गठजोड़ दिखाई पड़ रहा है G2 के नाम से, ग्रुप ऑफ टू मेजर पावर्स। तो यहां पर तो ये गठजोड़ चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम हमारी इंडिया की बात करें तो हम कहते हैं मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर होना चाहिए। किसी भी एक सिंगल पावर के पास में कुछ नहीं होना चाहिए, सबके पास में पावर डिवाइडेड हो। मतलब कम से कम 7 8 या 10 तो सुपर पावर्स हो, जिसमें एक सुपर पावर दादागिरी लगाए तो बाकी बचे हुए अपने हिसाब से वर्ल्ड ऑर्डर को मैनेज करके चले। तो ये इंडियाज वे के तौर पे हम कंसीडर करके चलते हैं, और ये बात हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने बार बार कही है। अब यहां पर मुद्दा क्या था कि इंडिया का अपना रास्ता है मल्टीपोलैरिटी का। यूएस या तो अपनी हेजेमनी के ऊपर चलना चाह रहा था, या अभी बाइपोलर वर्ल्ड के अंदर चाइना के साथ में अपनी रिलेशनशिप अच्छी करके चलना चाह रहा है। तो गैप आ गया इंडिया और यूएस के बीच में। नतीजा क्या है, कॉड की जो मीटिंग्स हैं या कॉड की जो रेलेवेंस है वो थोड़ी सी अब अंडर स्ट्रेस आएगी। और इस बात को लेकर के राइटर ये बोलना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से समुद्री झाग होता है ना, ओशियन फोम, वो खत्म होता है ना, एग्जैक्टली वैसे ही ये कॉर्ड है ना, ये भी वाइप आउट हो जाएगा। और अगर ऐसा होता है, जिस तरीके का भी सिनेरियो बन रहा है, ग्राउंड पे ऐसा हो गया,
तो वाकई में कॉड बिल्कुल साइडलाइन हो जाएगा। इसके पीछे हमें समझना होगा कॉड क्या है। कॉड 4 कंट्रीज का अपना ग्रुप, जिसमें यूएस, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, 4 कंट्रीज, चारों के चारों डेमोक्रेटिक कंट्रीज। लेकिन अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स की बात करें तो यूएसए की एक कंपनी है दैट इज एंथ्रोपिक एआई। उसके 2 प्रोडक्ट अभी मार्केट में आने वाले हैं, एक तो फेबल 5, एक मिथोस 5। ये 2 प्रोडक्ट जो कि हाईली एडवांस्ड मैनर में काम करते हैं, उनको यूएसए की तरफ से गाइडलाइंस इश्यू करके बैन कर दिया जाता है कि आप फॉरेनर्स को इनका एक्सेस नहीं दोगे। इससे यह सवाल उठ गया कि यूएसए के पास में टेक्नोलॉजिकल नो हाउ है, वो अपने साथ वाले जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज है उनके साथ तो शेयर नहीं करने वाला। तो कॉड में ये सवाल उठा के नहीं, फिर आप कॉड कंट्रीज का कैसे बात करो जब आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और ये शेयरिंग की बात ही नहीं कर सकते। दूसरा, इसमें एक मुद्दा ऑलरेडी बना हुआ है कि यूएस कॉड को चाइना के खिलाफ में लगातार कोशिश कर रहा था कि इसको एक मिलिट्री कार्टेल के तौर पे डेवलप कर दिया जाए, एक ब्लॉक बना दिया जाए, एग्जैक्टली जैसे जैसे कि नेटो है। तो इसको एशियन नेटो के नाम से बनाने की कोशिश की, लेकिन इंडिया ये बोलता है कि जी हम कोल्ड वॉर जैसी सिचुएशन नीचे है, हम कोल्ड वॉर के टाइम पर भी इंडिपेंडेंट स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को लेकर के चलते थे, तो अब भी हम उसी पे चलना चाहते हैं। सो द पॉइंट इज, इंडिया ने मिलिट्रीली इस चीज को डिस्कार्ड कर दिया, और किया भी तो अच्छा। क्या यूएसए विश्वास के लायक है? बिल्कुल भी नहीं। नतीजा क्या है कि यहां पर इन दोनों चीजों को लेकर के एक डेडलॉक बन गया। बल्कि इसके अलावा कॉड में मैरीटाइम सिक्योरिटी हो, है ना, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी हो, क्रिटिकल मिनरल्स का शेयरिंग हो, डिजास्टर रिस्पॉन्स हो, इन पर तो कोड फिर भी बातें कर रहा है। लेकिन ये 2 ऐसी हैं जैसे टेक्नोलॉजी और मिलिट्री, इन पर डेडलॉक के चलते कॉड एकदम हाशिए पे चला गया। सवाल ये आता है क्या किया जाए? तो हमें जापान और ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ये भी तो कहीं ना कहीं धोखे में अपने आप को महसूस कर रहे होंगे ना। पर सच बात यह है कि यूएसए ने इनके साथ में अपनी खुद की अलग ही मीटिंग स्टार्ट कर ली है, साउथ कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर के इंडिया को साइड कर दिया है। लेकिन हमें तो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी भी मेंटेन करनी है। हम कोई पाकिस्तान थोड़े ना है जो कि पिट्ठू बनेंगे आपके इसके यूएसए के। तो इंडिया अब जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर काम करे, ये हमें समझना है। चाहे फिर मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात करें या फिर हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात करें, क्योंकि तीनों के तीनों डेमोक्रेटिक है और इंडिया न किसी का दबाव चाहता है, न किसी पे दबाव देना चाहता है। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हमारा एक प्रिंसिपल है, तो उसके हिसाब से इन दोनों कंट्रीज के साथ हम एंगेज कर सकते हैं। फिर बात आती है पाकिस्तान के रेलेवेंस की। देखो जी, जिस तरीके से अभी वेस्ट एशिया में शांति स्थापित होने का काम हुआ है, उसमें पाकिस्तान ने एक मीडिएटर का काम किया। वो बात अलग है कि यूएसए ने ही पुश किया पाकिस्तान को कि भाई आप मीडिएशन कराओ और इस युद्ध को रुकवाओ, क्योंकि हमारे लिए चैलेंज वेस्ट एशिया में ईरान इतना ज्यादा नहीं था, क्योंकि ईरान के तो न्यूक्लियर प्रोग्राम को हमें होल्ड पे डालना था, डाल दिया हमने। लेकिन चैलेंज है चाइना। चाइना को हमें टैकल भी करना है और साथ में चाइना के साथ में एंगेज भी करना है। अगर विन विन सिचुएशन हुई तो एंगेज करेंगे। तो इस परिस्थिति में यूएस ईरान पीस डील जो है उसमें टोटल 14 पैराग्राफ्स हैं। एक एक पैराग्राफ को अगर देखें तो यूएसए ईरान से 30 दिन के अंदर अंदर बाहर निकल जाएगा, ईरान के आसपास के एरिया में जहां पर भी यूएस आर्मी लगी हुई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज है वो फ्री होने वाली है, जो कि ईरान और ओमान के बीच लोकेटेड है, तो वही उसको फिर मैनेज करेंगे। गल्फ जीसीसी की बात करें, ठीक है, गल्फ काउंसिल जो है वो और यूएस दोनों मिलकर के ईरान में जो भी डैमेज हुआ उसको $300 बिलियन के बेसिस पे रिकंस्ट्रक्ट करेंगे। इसका मतलब आप समझिए कि यहां पर ईरान को एक सपोर्ट दिया जा रहा है। इसका मतलब अब ईरानियन रिजीम मोर और लेस यूएसए को डायरेक्टली चैलेंज करेगा नियर टर्म्स में, ये दिखाई नहीं पड़ रहा। तो यूएसए इस तरीके की सिचुएशन में अब वहां से विड्रॉ करना चाह रहा है। विड्रॉ करने की परिस्थिति में 2 स्टेक होल्डर्स है जिनको चैलेंज है, एक तो गल्फ कंट्रीज प्लस इंडिया। गल्फ कंट्रीज के लिए क्या है, ओमान और कतर, ये तो देखो ईरान के साथ में एंगेज कर रहे हैं इस डायलॉग के दौरान। दूसरा, सऊदी अरब ये कह रहा है कि देखो हम यूएसए पे अब ज्यादा विश्वास नहीं कर सकते, तो ऐसे में टर्की, पाकिस्तान और यूक्रेन, इनके ऊपर अब सऊदी अरब का एक थोड़ा सा टिल्ट जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है और वहां पर पाकिस्तान की रेलेवेंस आ जाती है। और आपको ध्यान होगा कि सऊदी ने पाकिस्तान के साथ में एक डील साइन की थी कुछ समय पहले, जिसमें पाकिस्तान नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर या वहां पर सेफ्टी के हिसाब से अपनी आर्मी भेज सकता है। टर्की अपनी रेलेवेंस और बना लेगा। तो यहां पर अब रीजनल पावर डायनेमिक्स चेंज होने वाली है वेस्ट एशिया में, इसमें तो डाउट नहीं है। फिर आ जाते हैं हम इंडिया के लिए। हमारे लिए देखो अभी जिस तरीके का सिनेरियो है, इसमें एक तो यूएई का नाम हाईलाइट नहीं हो रहा इतना, और ना ही इजराइल। इवन ये जो डील हो रही है इसमें इजराइल को तो बिल्कुल साइडलाइन कर दिया ना।
तो इजराइल के साथ में हम हमारी एंगेजमेंट के ऊपर ध्यान दें। दूसरा, चाबार पोर्ट को हमने इस कॉन्फ्लिक्ट के चलते फ्री किया था, हमें फिर से वहां पर हमारी एंगेजमेंट बढ़ानी है। और यूएसए ने सैंक्शंस हटाने की बात की, कम से कम 60 दिन के लिए तो सैंक्शंस हट रहे हैं ना, तो उस केस में आप मानो कि ईरान से जो ऑयल है उसके लिए हम व्यवस्था कर लें, जिससे कि हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट को एक बार सस्टेनेबिलिटी मतलब अफोर्डेबिलिटी दे सके। सस्टेनेबिलिटी की तो गारंटी कोई दे ही नहीं सकता ना। ये हमारे लिए शॉर्ट टर्म गोल हो सकते हैं, ये हमारी समझ हो सकती है। फिर बात आती है कि यूएसए का टारगेट क्या है। यूएस देखो टारगेट लेके चल रहा है कि अब इंडिया को कैसे कंटेन किया जाए साउथ एशिया में। पाकिस्तान तो जो यूएस बोलेगा वो करने के लिए तैयार है, आसिम मुनीर की लीडरशिप में अच्छा खासा चल रहा है, शहबाज शरीफ का तो कोई सेंस बनता नहीं है। तो इसमें लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है कि हमारी नेबरहुड में यूएस एंट्री लेने की कोशिश कर रहा है। ये चाहे सैन मार्टिन आइलैंड को लेकर के बांग्लादेश के साथ डिस्प्यूट, जिसमें अपना खुद का एक पोजीशन को स्ट्रांग करना चाह रहा है, क्योंकि साउथ एशिया के अंदर चाइना भी अपनी पोजीशन को स्ट्रांग कर चुका है, पोर्ट्स डेवलप करके, इन्वेस्ट करके, चाहे बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका, मालदीव्स, इधर। तो यूएसए इधर अपनी पोजीशन को स्ट्रांग करना चाह रहा है। साथ में इंडिया पर भी नजर रखनी है, क्योंकि इंडिया अगर ग्रो कर जाता है तो यूएसए चाइना को मैनेज करने में इतनी परेशानियां देख रहा है, तो इंडिया एक और बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। तो उस केस में यूएसए ने सरगई गोर को यहां पर यूएस एम्बेसडर के तौर पर डिप्लॉय किया, जो कि साउथ और सेंट्रल एशिया के साथ भी अपनी एंगेजमेंट रखेगा। अब क्या है, यूएसए यहां पर नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इनमें अपनी इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाएगा, अपनी पोजीशन को स्ट्रांग करेगा, जिससे कि चाइना को कंटेन किया जा सके। साथ में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो डिस्प्यूट रहता है कश्मीर को लेकर के, आतंकवाद को लेकर के, उसको लेकर के अपनी रेलेवेंस और बढ़ाना चाहता है। सवाल ये आता है कि यहां पर हमारे बैकयार्ड में साउथ एशिया में यूएस और चाइना राइवलरी का इंपैक्ट देखने को मिल सकता है, और दोनों की मिली भगत के चलते हो सकता है हमें प्रॉब्लम हो जाए। तो ये एक सच्चाई हमें समझनी है। सवाल, इंडिया क्या कर सकता है? सार्क और बिम्स्टेक को हम रिवाइवल दे सकते हैं। सार्क में तो पाकिस्तान के साथ दुश्मनी, और बांग्लादेश के साथ में इश्यू चलने के चलते बिम्स्टेक, ये दोनों के दोनों हाशिए पे चले गए, लेकिन अब हम इनको रिवाइव करें। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन है, उसमें हमें अपने आप को अग्रेसिवली पुश करना होगा, जिससे कि इंडियन ओशन रीजन, क्योंकि इंडो पैसिफिक में से इंडो को तो हटा ही दिया ना, तो अब इंडियन रीजन पे फिर हमें फोकस करना होगा। तीसरा, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी अभी देखें तो बिम्स्टेक की मीटिंग होती है बांग्लादेश में, एससीओ की मीटिंग होती है पाकिस्तान में, उसको अटेंड करने के लिए अपनी तैयारियां कर ले। ठीक है, रीस्टैब्लिश किया जा सकता है इससे। अल्टीमेटली अगर देखें तो हमें पूरा का पूरा पावर डायनेमिक्स को देखते हुए, सिचुएशंस को भापते हुए काम करना होगा। ना चाइना हमारा सगा है, ना यूएस हमारा सगा है, और होगा भी नहीं, क्योंकि कल हमने बात की थी विंस्टन चर्चिल की कि नेशनल इंटरेस्ट परमानेंट होते हैं और कुछ ही परमानेंट नहीं होता। उसी के अकॉर्डिंग फिर हमें एक्शन लेना होगा। ठीक है, तो ये हो गए, ये कीवर्ड्स आप यूज कर सकते हैं आंसर राइटिंग में। जीएस पेपर 2 और 3 के साथ इस आर्टिकल को आप अच्छे से लिंक कर पाएंगे। साथ में ये देखो 2017, 20, 23 इनमें क्वेश्चंस आए हुए हैं, इन्हीं मुद्दों से एसोसिएटेड कहीं ना कहीं, और आज के हिसाब से प्रीलिम्स का ये क्वेश्चन है, सॉल्व करने की कोशिश करो, पॉज करो, आंसर आपको मिल ही गया। फिर आपका मेंस का ये पैकॉम वाला, इंडो पैकॉम से पैकॉम हो जाना, क्या केवल नाम बदलना ही है या इसका कोई और मतलब भी है? तो पूरा डिटेल में इस आर्टिकल को कोट करते हुए आप अच्छे से समझा सकते हो कि इंडिया कैसे यूएस चाइना रिलेशन को लेकर के अपने एक्शन में आ सकता है। कोड की रेलेवेंस को लेकर के आप बता सकते हो, अपने आप में जो इंपॉर्टेंट जो भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस आए उनको आप कोट कर सकते हो। हिंदी में इसी का ये एक वर्जन आपको दे दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आज का डिस्कशन, नो डाउट मैं थोड़ा लंबा कर देता हूं, बट मेरी कोशिश ये रहती है कि कुछ छूटे ना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।